नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सभी ने इसकी प्रारंभिक जानकारी अपने पिछली कक्षाओं में ली होगी। वह टॉपिक है अंशों का निर्गमन व हरण, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? अंशों का निर्गमन किस प्रकार से होता है और उनका हरण किस प्रकार से होता है। इसकी प्रारंभिक जानकारी आपको है, लेकिन जब हम नई कक्षा में आते हैं तो इसको डिटेल से पढ़ना होता है। प्रारंभिक जानकारी से काम नहीं चलता है। तो शुरू करें। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप 1-2 मिनट देख के छोड़ देंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और जो बातें आपको अच्छी लगती है उसको नोट जरूर करें। तो शुरू करें। अंशों का निर्गमन व हरण। कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसके संयुक्त स्कंद में किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह मुद्रा या मुद्रा तुल्य अंशदान करता है। कंपनी व्यक्तियों का संगठन है जिसके संयुक्त स्कंद में किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुद्रा या मुद्रा तुल्य अन्य किसी वस्तु में वो अंशदान करते हैं। और कंपनी का जो निर्माण है और समापन है वो अधिनियम द्वारा होता है तथा वे व्यक्ति जो पूंजी में अंशदान करते हैं वह कंपनी के सदस्य या अंशधारी कहलाते हैं। कंपनी की जो पूंजी होती है उसमें कोई भी व्यक्ति जो अंशदान करता है वह उसका सदस्य या अंशधारी कहलाता है। जैसे राम ने एक कंपनी में 1000 रुपये का अंशदान किया, 10 शेयर परचेज किए, तो वो कंपनी का सदस्य या अंशधारी कहलाएगा। तथा पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका कंपनी का प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है उसका अंश कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। कंपनी की परिभाषा की बात करें तो कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपना सदस्य या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है। कंपनी और सदस्य दोनों अलग अलग हैं। कंपनी एक क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है जिसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक समामेलित कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता मिलती है और उनका और उनके सदस्यों का अस्तित्व और उत्तराधिकार अलग अलग होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय लाभ अर्जित करने हेतु होता है और कंपनी की एक स्वार मुद्रा होती है। कंपनी का पंजीयन एक सार्वजनिक कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं अथवा एक निजी कंपनी जिसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं के रूप में हो सकता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित या असीमित हो सकता है। जिन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है ऐसी कंपनियां असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है ऐसी कंपनियों को असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। इसके विपरीत अपोजिट
ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व है उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर देय राशि तक सीमित होता है। जिन कंपनियों में उनको जितनी राशि दे है उस राशि तक ही सीमित होता है, वे अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। अब जो नया कंपनी अधिनियम है 2013, उसके अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी भी हो सकती है। जो नया अधिनियम है उसमें एक नई परिभाषा है कि एक व्यक्ति की भी कंपनी हो सकती है, पहले ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति वाली कंपनी का अभिप्राय जिसमें एक व्यक्ति सदस्य के रूप में हो, और ये धारा 262 में अंकित है कंपनी अधिनियम 2013 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब एक छोटी कंपनी भी हो सकती है। छोटी कंपनी का अभिप्राय सार्वजनिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों से है। सार्वजनिक जो कंपनियां होती है उससे अन्य जो कंपनियां हैं उससे अभिप्राय होता है, और निम्नलिखित कंडीशन उसमें अप्लाई की जाती है। जैसे नंबर 1, प्रदत्त पूंजी 50 लाख या ऊंची निर्धारित राशि से है जो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी। नंबर 1 शर्त, प्रदत्त पूंजी है वो 50 लाख या ऊंची जो निर्धारित राशि है वो है 5 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होगी पूंजी। नंबर 2, विक्रय राशि पिछले लाभ आदमी खाते के अनुसार 2 करोड़ रुपए या ऐसी अधिक निर्धारित राशि जो 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और ये बात आपको कंपनी अधिनियम की धारा 2 कोष्ठक में 85 के अंतर्गत दी गई है कंपनी अधिनियम 2013 में। तो ये बात हुई कंपनियों की कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सार्वजनिक और निजी कंपनी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी और प्राइवेट कंपनी। और छोटी कंपनी भी हो सकती है अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अब हम बात करेंगे अंश की, कि कंपनी की कुल अंश पूंजी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है। प्रत्येक इकाई जिनमें कंपनी की पूंजी विभक्त होती है, विभाजित होती है, उससे अंश कहते हैं। कि कंपनी की पूंजी है वो छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित होती है, और प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी की पूंजी विभक्त या विभाजित होती है उसे अंश कहते हैं। और कंपनी अधिनियम की धारा है 2 कोष्ठक के अंतर्गत 84 के अनुसार अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी से है जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है। अंश क्या है, कंपनी की अंश पूंजी से है जिसमें स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 में बताया गया है। अब बात करें अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो अंश होते हैं 2 प्रकार के। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली एक सार्वजनिक कंपनी 2 ही प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली जो कंपनी है वो सार्वजनिक कंपनी 2 ही प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है, जिसमें पूर्वाधिकार जिसको प्रेफरेंस शेयर और
इक्विटी अंश, जिसको पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंश, दो प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। अधिमान अंश है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 है के अनुसार ऐसे अंश जिसमें अंशधारियों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसको? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। तथा कंपनी का अगर समापन होता है तो ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। तो उन्हें तो बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। और सामान्य या इक्विटी अंश कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सामान्य या इक्विटी अंश वे अंश है जो अधिमान अंश नहीं। ऐसे अंशों के धारक उसी समय लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जब अधिमान अंशों के